Good morning, students. Welcome back to online classes after summer vacation. सबसे पहले आज हम क्लास +2 हिस्ट्री चैप्टर 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, वीडियो देखने से पहले आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे, तभी आपको पूरा का पूरा लेसन समझ आएगा। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, 2 मिनट 4 मिनट की वीडियो देख के आगे चले जाते हैं, आगे देखते नहीं हैं। तो सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है बेटा कि आप पूरी की पूरी वीडियो देखें। देखने के बाद ही आपको पता लगेगा कि चैप्टर में क्या है। नहीं, ये चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टेड होने वाला है। आप पढ़ेंगे जैसे कि आपको ही बड़ा मजा आएगा चैप्टर में। चैप्टर 3 है ये, बंधुत्व जाति तथा वर्ग। बंधुत्व का अर्थ है भाईचारा। जाति क्या है बेटा, बंधुत्व किनशिप, कास्ट, जाति एंड द जर्नल। ये उस समय की बात करेगा इस चैप्टर में जब महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण हुआ। महाभारत लिखी गई थी तो उसके बाद इसका समालोचनात्मक, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण हुआ। समालोचनात्मक का अर्थ क्या है बेटा, भी जो महाभारत लिखी गई थी उसको दोबारा से लिखा गया, उसको दोबारा से लिखा गया था, तो उसको दोबारा से तैयार कैसे किया गया उसके बारे में आज हम इस पढ़ेंगे। जैसे कि आप 1919 से तो आप अच्छी तरह से परिचित हो गए। 1919 में क्या था बेटा, सबसे क्या हमारा देश आजाद था? एनी स्टूडेंट्स? नो। तो क्या था बेटा, गुलाम था। हमारा देश 1919 में गुलाम था। समालोचनात्मक संस्करण का अर्थ क्या है, दोबारा से तैयार करना। हम उसको दोबारा 1919 में संस्कृत विद्वान V.S. साक्षर के नेतृत्व में जो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण द्वारा तैयार किया गया वो V.S. साक्षर के नेतृत्व में हुआ। क्यों? इनके साथ बहुत सारे विद्वान ऐसे थे जो अलग अलग भाषाओं में श्लोक लिखते थे, पांडुलिपियों को इकट्ठा भी किया और उसके बाद इन्होंने महाभारत का लिखना आरंभ कर दिया। कई विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की जिम्मेदारी उठाई। हमने बताया था पहले भी आपको कि कई विद्वानों ने, एक के बस का था नहीं, बहुत सारे विद्वानों ने क्या किया, मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की जिम्मेदारी उठाई। और क्या था, जो देश के अलग अलग भागों से लिखी महाभारत की पांडुलिपियों को इकट्ठा किया। क्या था, क्यों जो देश के अलग अलग भाग थे उन्होंने महाभारत अलग अलग लेखकों ने अलग अलग अपनी भाषा में अपने विचारों में लिखी और उनमें से उन महाभारत की जो पांडुलिपि थी उनको इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया। जब पांडुलिपियों को इकट्ठा किया तो आप इसमें पढ़ेंगे कि उन पांडुलिपियों का चयन किया गया जो सारी की सारे विद्वानों में इक्वल थी, भी सारी विद्वानों के लेखक में पाई जाती थी। अब जैसे कि पांडुलिपि को इकट्ठा करने के बाद विद्वानों ने इनका अध्ययन किया, इनको पढ़ा और ऐसे श्लोकों का चयन किया जो तकरीबन सभी पांडुलिपियों में पाए गए हैं। देखो अगला पॉइंट उन्होंने लिख ही दिया है कि जो विद्वान थे बेटा उन्होंने क्या किया, सभी पांडुलिपियों को पढ़ा अच्छी तरह और ऐसे श्लोकों का चयन किया, ऐसे श्लोकों को ढूंढा, उनको छांटा कि जो तकरीबन सभी पांडुलिपियों में पाए गए हो, अर्थात जो सभी की सभी पांडुलिपियों के अंदर हो, एक ऐसे श्लोकों को ढूंढा गया। अब क्वेश्चन आता है, इसे पूरा करने में लगभग कितने साल लगे बेटा? 47 ईयर्स लगे। कितने साल लगे? 47 ईयर्स। क्वेश्चन आता है कि जो समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया था महाभारत का, इसको पूरा करने में कितना समय लगा बेटा? कितना लगा? 47 ईयर्स। 13,000 पेजों में फैली कई ग्रंथ खंडों में प्रकाशन हुआ। जब इसको पूरा करने में कितने साल लगे बेटा? 47। और इसको कितने पेजों पर लिखा गया? लगभग 13,000। कितने पेजों पर बेटा? 13,000 पेजों में फैले कई ग्रंथ खंडों में इसका प्रकाशन हुआ। भी 13,000 पेजों के अंदर जो फैले गए ग्रंथ थे उसके अंदर इसको प्रकाशित किया गया, इसका विस्तार किया गया। देखो सभी को 5 के 5 मेन पॉइंट हैं, इसके पता लग गया होगा जो लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। 1919 में क्या हुआ, जब देश गुलाम था तो वहां संस्कृत के विद्वान थे V.S. साक्षर के नेतृत्व में बहुत सारे विद्वान इकट्ठे हुए। उन्होंने पांडुलिपियों को लिखना स्टार्ट किया, इकट्ठा किया और ऐसे श्लोकों का चयन किया जिसके जो सभी श्लोक सभी पांडुलिपियों में पाए जाते हैं। और इसका अध्ययन समालोचना शास्त्र तैयार करने में कितना समय लगा बेटा? 47 ईयर्स।
अब आती है बंधुता एवं विवाह। बंधुता एवं विवाह में क्या था? परिवार। परिवार क्या है? फैमिली। परिवार क्या है? परिवार का अर्थ है कि एक ही परिवार के जो लोग हैं भोजन और दूसरे संसाधनों की आपस में बांटकर, जैसे कि ताऊ चाचे का परिवार है, आपस में सभी चीजें बांटकर इस्तेमाल करना या यूज करने का नाम परिवार कहा गया है। परिवार क्या है? परिवार एक ही परिवार के लोग, एक ही परिवार के लोग भोजन और दूसरे संसाधनों का आपस में बांट कर प्रयोग करते हैं। जैसे कि बताया भी, जो परिवार है, परिवार किसको कहते हैं बेटा? जो भी हमारे घर में संसाधन है उसका प्रयोग सभी लोग आपस में बांट कर करते हैं, उसी का नाम क्या दिया गया है? परिवार का नाम दिया गया है। और परिवार में क्या है? लोग एक साथ रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं। उसके बाद आता है अनुष्ठान। अनुष्ठान करते हैं। अनुष्ठान क्या है? अनुष्ठान मंदिरों में जाना। मंदिरों में जाना को अनुष्ठान कहा गया है। पारिवारिक रिश्ते एकत्र संबंध माने जाते हैं। जो आपस में पारिवारिक रिश्ते होते हैं, जैसे कि ताऊ चाचे के रिश्ते हैं, हमारा कई बार अपने सगे संबंधी रिश्ते नहीं होते, दूसरे भी अपने पारिवारिक रिश्ते बन जाते हैं, उसी का नाम भी एकल संबंध माना जाता है। कुछ परिवारों में चचेरे भाई, कुछ परिवारों में चचेरे भाई बहन को रक्त संबंध माना जाता है। जैसे एक चचेरे क्या होते हैं? कजन। जैसे कि अपने चाचा की लड़की है वो अपनी सिस्टर होगी, चाचा का भाई लड़का है वो अपना भाई होगा, तो उनमें भी ब्लड रिलेशन माना जाता है कजन। कुछ परिवारों में जो चचेरे भाई हैं या बहन है उनको भी रक्त संबंध माना जाता है। अब आती है पितृवंशक व्यवस्था के अर्थ। पितृवंश क्या है? पिता के बाद वंश के अनुसार चलना, उसी को एक पितृवंश का अर्थ दिया गया है। जब महाभारत की लड़ाई हुई तो उसमें कुरुवंश थे। कुरुवंश में कौन कौन थे? पांडव और कौरव दोनों थे। पांडवों और कौरव की लड़ाई हुई बेटा, किसको लेकर? भूमि और सत्ता को लेकर। पांडवों की विजय हुई। पितृवंशक व्यवस्था के आदर्श। पितृवंशक हमारे देश में पहले से ही मौजूद थी। जो पितृवंश व्यवस्था थी, अर्थात पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद आगे पुत्र, तो यह व्यवस्था हमारे पास पहले से ही मौजूद थी। उसके बाद क्या हुआ? पितृवंशता के बाद कुरुवंश आया। क्या आया? कुरुवंश। कुरुवंश में कौन कौन से थे? पांडव और कौरव। क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं एक नंबर पे भी सभी विद्यार्थियों से, कुरुवंश में कौन कौन थे बेटा? पांडव और कौरव। विद्यार्थियों को यह नहीं पता होता कि कुरुवंश में कौन कौन थे, वो कौरव या पांडव लिख के आ जाते, नहीं, दोनों ही थे। किसके दोनों के अंदर क्या हुई? लड़ाई। सभी को पता है कहां हुई थी महाभारत की लड़ाई? कुरुक्षेत्र में। तो जब ये लड़ाई हुई तो क्वेश्चन आता है कि पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध का क्या कारण था? यह लड़ाई का क्या कारण था? आपको पता है युद्ध कोई ना कोई कारण होगा। ये कारण सारा क्या था बेटा? भूमि तथा सत्ता को लेकर था। भूमि तथा सत्ता को लेकर पांडवों की जीत हुई। कोई ना कोई कारण रहा तब भूमि को, तो इसमें क्या हुआ? पांडवों की जीत हुई। जीत लेने के बाद उत्तराधिकार को पितृवंशीय घोषित कर दिया गया। पांडवों की जीत हो गई। अब क्या होगा? जीत लेने के बाद जो उसका उत्तराधिकारी बनेगा या राजगद्दी पर बैठेगा वो पितृवंशीय बैठेगा। पितृवंशीय घोषित कर दिया, अर्थात पिता के बाद पुत्र, पुत्र के पुत्र, पुत्र के बाद पुत्र, उसके अकॉर्डिंग टू पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श। जो पितृवंशी का अर्थ है बेटा वंश, अकॉर्डिंग टू वंश, जैसे पहले दादा, पिता, पुत्र, उसके आगे पुत्र, उसी को एक पितृवंशिक कहा गया है। पितृवंशिक हमारे देश में पहले से ही मौजूद थी। कैसे? महाभारत के समय काल में ही। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पितृवंशी कौन से थे? कुरुवंश। कुरुवंश में कौन कौन आते थे बेटा? पांडव और कौरव। पांडवों और कौरव में क्या हुई लड़ाई? क्वेश्चन आता है कि कोई ना कोई कारण रहा होगा कि जिस कारण पांडवों और कौरवों में लड़ाई हुई, तो क्या कारण था? तो इसका पहला कारण क्या था बेटा? भूमि तथा सत्ता को लेकर। भूमि तथा सत्ता को लेकर किसकी जीत हुई? पांडवों की। क्वेश्चन आता है कि क्या कारण था कि पांडवों और कौरवों में लड़ाई हुई? भूमि तथा सत्ता को लेकर। और किसकी विजय हुई बेटा? पांडवों की। सभी को पता है। जीत लेने के बाद उत्तराधिकारी को पितृवंशीय घोषित किया गया। जब पांडवों की जीत हो गई तो उन्होंने कहा कि जो राजगद्दी पर बैठेगा, उत्तराधिकारी होगा, वो पितृवंशीय होगा, अर्थात भी पिता के बाद पुत्र, ऐसे ही गद्दी पर बैठा गया।
पितृवंशिकता क्या है? पिता के बाद पुत्र का उसकी संपत्ति पर अधिकार। जैसे कि लिखा भी है, पितृवंशिकता का क्या अर्थ है बेटा? पिता के बाद पुत्र का उसकी संपत्ति पर अधिकार होना ही पितृवंशिकता कहलाता है। कभी पुत्र न होने पर, यदि किसी आदमी का कोई औलाद नहीं है, उसके कोई पुत्र नहीं है, तो भाई को भी उत्तराधिकारी बनाया जाता है या उसके संबंधी। कई बार क्या होता है कि उसकी कोई आगे औलाद नहीं है तो उसका कोई भाई है या उससे कोई सगे संबंधी है, उसको भी उत्तराधिकारी बनाया जा सकता है। अब आता है बेटा विवाह के नियम। जो विवाह का उस समय का प्रचलन था, विवाह के जो नियम हैं वो दो प्रकार से हैं। एक है अंतः विवाह नियम, दूसरा है बहिर्विवाह पद्धति। जो अंतः विवाह, अंत मैंने अंतः का क्या? अंदर, जो अपने गोत्र, जो आज के समय में भी है, गोत्र के अंदर विवाह होते हैं और अपने कुल समाज के अंदर, जाति के अंदर हमारे जो विवाह होते हैं उसको एक अंतः विवाह का नाम दिया गया है। बहिर्विवाह क्या होते हैं बेटा? इसका अपोजिट है, आपका पता है। अंत उसके अंदर, बहि क्या है? बाहर। अगर कोई विवाह हमारे गोत्र के बाहर होता है तो उसे बहिर्विवाह कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या देखेंगे? जैसे कि आपने क्या देखा कि जो बहिर्विवाह है, भी गोत्र के बाहर क्या हुआ कि किसी भी समाज की लड़की है, जैसे कि महाजन समाज का लड़का है, वो किसी भी अन्य जाति की कोई भी लड़की है, वो गोत्र के बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। मैंने कहा था कि महाभारत का, हम इसको एक बार रिपीट करते हैं, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। जैसे कि आप सभी को पता है कि महाभारत पहले से ही महाभारत लिखी गई थी, आप सभी को पता है, लेकिन इसका एक समालोचनात्मक संस्करण द्वारा से तैयार किया गया। क्या किया गया? इसका अध्याय द्वारा जोड़ा गया और इसके द्वारा अध्याय इसका लिखा गया है। जब 1919 में क्या हुआ, उस समय क्या था बेटा? जब देश हमारा गुलाम था तो संस्कृत विद्वान थे कोई V.S. शांककर के नेतृत्व में महाभारत के अध्याय की भी एक रचना हुई। कई विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की भी जिम्मेदारी उठाई। क्यों उठाई? क्यों? ये जो अध्याय लिखना था और इसका ये समालोचनात्मक द्वारा से इसको बिल्कुल तैयार करना था, तो ये अकेले किसी एक विद्वान के बस की बात नहीं थी बेटा। इसके लिए बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे, अपनी अपनी भाषा लिखी और अपनी अपनी पांडुलिपियाँ इकट्ठी की। उसके बाद क्या हुआ? देश के अलग अलग भागों से लिखी महाभारत की पांडुलिपियों को भी इकट्ठा किया और विद्वानों ने क्या किया? जो पांडुलिपि इकट्ठा की बेटा, उनका पढ़ा, सारी पांडुलिपियों में मिलती हो अर्थात पाई जाती हो, और इसे पूरा करने में लगभग 47 ईयर्स लगे। जब क्वेश्चन बहुत बार मैंने पहले बताया कि इसको लगभग तैयार करने में कितना समय लगा? 47 साल। और जब ये 47 साल में हुआ, लगभग ये 13,000 पेजों में पहले फैले गए ग्रंथ खंडों में इसका प्रकाशन हुआ। जब इसका प्रकाशन हो गया तो उसके बाद आ गई बंधुता एवं विवाह की बात। परिवार का अर्थ क्या है? एक ही परिवार के सदस्य जो सभी चीजों को आपस में मिल बांट कर यूज करते हैं, उसी को परिवार का नाम दिया गया है। एक साथ रहते भी हैं और क्या करते हैं? बंधुता एवं विवाह। उसके बाद अनुष्ठान जाना। अनुष्ठान क्या है? मंदिरों में जाते रहते हैं। पारिवारिक रिश्ते क्या हैं? जो पारिवारिक रिश्ते हैं अपने एकल संबंध मानने जाते हैं। कुछ परिवारों में चचेरे भाई, जैसे कजन होते हैं, अपने अंकल है, चाचा है, चाची है, भाई, ताऊ जी हैं, ताऊ हैं, उनके जो बच्चे हैं वो कजन ब्रदर सिस्टर कहलाते हैं, उनको भी हम रक्त संबंध माना जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा पितृवंश के आधार की अर्थ। पितृवंश तो पता है आपको, वंश अकॉर्डिंग टू वंश के अनुसार वंश चलना। कुरुवंश था, कुरुवंश में पांडव और कौरव दोनों वंश थे, और उसके बाद उनकी लड़ाई हो गई। भूमि तथा सत्ता को लेकर पांडवों की जीत हुई। जीत होने के बाद बात कहाँ पर आ गई बेटा? बात वहां पर आ गई किस राजगद्दी पर कौन बैठेगा। तो उन्होंने कहा कि इस राजगद्दी को भी पितृवंशीय घोषित कर दिया गया। अब पितृवंशता क्या है? पिता के बाद पुत्र का उसकी संपत्ति पर अधिकार होना। और कई बार क्या होता है, कोई पितृवंशता ऐसी भी होती है बेटा, किसी पुत्र न होने पर, तो अगर किसी का कोई औलाद ही नहीं है, पुत्र नहीं है, तो कौन बैठेगा उसकी गद्दी पर? उसका भाई बैठ सकता है या उसका सगा संबंधी भी बैठ जाता है। उसके बाद क्या? विवाह के नियम। विवाह के नियम को दो भागों में बांटा, अंतः विवाह पत्ति और बहिर्विवाह। अंतः विवाह क्या था? जो अपनी गोत्र के अंदर है, कुल के अंदर है, समाज के अंदर है और अपनी जाति में विवाह करते हैं, और जो अपनी जाति के बाहर विवाह करते हैं वो होते हैं बहिर्विवाह पत्ति, गोत्र के बाहर। थैंक यू, हैव ए गुड डे। Good morning, students. Welcome to
MBN पब्लिक स्कूल क्लास। और आज हम +2 हिस्ट्री चैप्टर 3 का पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे। आज कल हमने पढ़ा था जातिता, बंधुता और वर्ग में कि परिवार क्या है, पितृवंशता क्या है, कुरुवंश क्या है, और एक समालोचनात्मक संस्करण कैसे त्याग किया गया महाभारत का हमने पहले पार्ट में पढ़ा था। और ये भी बताया था कि आप लोग जब भी आप अगली वीडियो का होमवर्क देखें तो उसका डिस्क्रिप्शन जरूर देखें। आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है और होमवर्क भी, और आप उस वीडियो को पूरा देखें। ये ना सोचें कि 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट की देख लें, तो कंप्लीट आप उस वीडियो को देखें। जब आप पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ आएगा। अब उसके बाद बात आती है, क्या माताएं महत्वपूर्ण थी? क्वेश्चन मार्क। यस, क्या माताएं महत्वपूर्ण थी? क्वेश्चन आता है। हाँ, क्यों थी? क्योंकि जो सातवाहन राजाओं का नाम माता के नाम से प्रारंभ होता था। कैसे प्रारंभ होता था बेटा? ऐसे होता था कि जिस समय स्त्रियों की पहले शादी होती थी तो उनका जो गोत्र था वो अपने पति का गोत्र नहीं लगाते थे, बल्कि वो अपने पिता का गोत्र मानती थी। समझ गए सभी विद्यार्थी? सातवाहन राजाओं का नाम माता के नाम से प्रारंभ होता था। माताएं क्यों महत्वपूर्ण थी? माताएं इसलिए महत्वपूर्ण थी कि उनकी मैरिज, शादी के बाद जो उनका गोत्र है उसके पति का गोत्र नहीं लगाया जाता था, बल्कि उसके पिता का ही गोत्र लगाया जाता था। इससे पता चलता है कि माताएं महत्वपूर्ण रही होगी। पता लगे सही बच्चों? क्लियर? दैट इज क्लियर कि सातवाहन राजाओं के लिए माता के नाम से प्रारंभ होता है। क्यों माताएं महत्वपूर्ण थी? इसलिए थी क्यों उनका गोत्र था जो पिता का गोत्र ही लगाती थी आफ्टर मैरिज भी। अब बात करते हैं सामाजिक विशेषताएं। सामाजिक विशेषताएं में क्या आता है? वर्ण व्यवस्था। सामाजिक विशेषता में जो वर्ण व्यवस्था है वो 4 वर्ण की है, अर्थात 4 कैटेगरी में बांट दिया गया था। सबसे पहले आता है बेटा ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। जो ब्राह्मण जाति है वो सबसे ऊपर की दर्जे की जाति मानी जाती है। ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय उससे नीचे की, और वैश्य उससे नीचे की, शूद्र सबसे निचले स्तर की जाति मानी जाती है। और जो सबसे निचले स्तर की जाति होती है बेटा शूद्र, उनको इन तीनों की तीनों जातियों का पालन भी करना पड़ता है, अर्थात इनकी सेवा भी करनी पड़ती है और उनका कहना भी मानना पड़ता है। अब 4 वर्ण क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा गया था, पहले भी 2019 के अंदर आया था, रिलेशन से ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था कि 4 वर्ण के नाम बताएं। विद्यार्थी कंफ्यूज कहाँ होंगे? उनको वर्ण का ही नहीं पता था। कुछ विद्यार्थी हिंदी के वर्ण लिखा है, हिंदी में वर्ण होते हैं, वर्णों की डेफिनेशन उसी की लिखा है। नहीं बेटा, वर्ण व्यवस्था जब आप इतिहास में पढ़ते हैं तो वर्ण व्यवस्था के उसके जो 4 प्रकार हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब बात करते हैं ब्राह्मण इसे दैवीय व्यवस्था बताते थे। जो ब्राह्मण थे वो इसको क्या बताते थे? एक दैवी व्यवस्था भी बताते थे। इनके कार्य भी विभाजित थे, अर्थात जो ब्राह्मण थे ये इनके कार्य भी आपस में बटे हुए थे। क्या थे? देखो, जो चारों के चारों है इनके अपने अपने कार्य होते थे। क्या क्या कार्य होते थे बेटा? ब्राह्मण का सबसे पहले क्या बात थी? ऊंचा दर्जा दिया जाता था। बताया आपको कि सबसे ऊंचा दर्जा किस जाति का होता था? ब्राह्मण का। और ब्राह्मण क्या करते थे? अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना, दान लेना और दान देना। अब क्वेश्चन में कई बार ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्राह्मणों का क्या क्या कार्य था। तो बेटा आप इसके 2 नंबर का क्वेश्चन बना के भी लिख सकते हैं। सबसे पहले तो ब्राह्मणों को एक ऊंचा दर्जा दिया जाता था। ब्राह्मण क्या करते थे? अध्ययन करना, पढ़ाई करना, वेदों की शिक्षा प्राप्त करना, यज्ञ करना, दान लेना और दान देना। उसके बाद बात आता है दूसरे क्रम का क्षत्रिय का कार्य क्या था? युद्ध लड़ना। क्या था बेटा? युद्ध लड़ना, वेद पढ़ना, यज्ञ कराना, न्याय करना और दान दक्षिणा देना। जो भी ये क्वेश्चन लिखे गए हैं बिल्कुल ही इजी टिप्स से लिखे गए हैं कि आप अच्छे से इसको रीड भी करें, पढ़ भी लें और इसको राइट भी कर ले, क्या बोर्ड की क्लास में आगे भी आपको प्रॉब्लम ना आए। क्षेत्रीय अब जो क्वेश्चन पूछाता है कई बार ऐसा भी होता है कि इन सभी के कार्य पूछ लेते हैं। वो क्या पूछ लेते हैं? इन सभी के कार्य पूछ लेते हैं।
युद्ध लड़ना, वेद पढ़ना, यज्ञ कराना, न्याय कराना और दान दक्षिणा देना। अब बात करते हैं वैश्य की। जो वैश्य था उनका कार्य क्या था बेटा? खेती करना, पशुपालन करना और व्यापार करना। ये सारे के सारे क्या थे? वैश्य के कार्य थे। क्या क्या थे? खेती करना, पशुपालन और व्यापार करना। अब आता है शूद्र। मैंने आपको बताया था शूद्र क्या है? सबसे निचला का दर्जा, सबसे ऊंचा ब्राह्मण का, सबसे निचला शूद्र का। तीनों वर्णों की सेवा करना, तीनों वर्णों की सेवा करना, अर्थात जो तीन वर्ण थे कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। इनका कार्य क्या होता था? इन तीनों की सेवा करना होता था। देखो लिखा भी है कि इनका मुख्य कार्य निचला दर्जा, निचला दर्जा था शूद्र का, तो इनका मुख्य कार्य था तीनों वर्णों की सेवा करना। इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियां अपनाई थी। क्या? जो ये नियम थे इनका जो पालन करना था, इसके लिए ब्राह्मण ने क्या किया? 2 या 3 नीतियां अपनाई। वर्ण व्यवस्था ईश्वरी देन है। लोग क्या मानते थे कि जो वर्ण की व्यवस्था है वो क्या है? ईश्वर की देन है, अर्थात उन्होंने क्या कहा? ईश्वर का दिया हुआ है, अर्थात ईश्वर की शक्ति है। क्या था? शासकों को प्रेरित करना कि वर्ण व्यवस्था लागू कराए। उन्होंने क्या किया? जो शासक थे, रूलर थे वहां पर, उनको क्या किया? जागरूक किया कि आप अधिक से अधिक वर्ण व्यवस्था को लागू कराएं। जनता को यकीन दिलाना, जनता को यकीन दिलाना, कई बार हम कहते हैं इस बात के बारे में, उसको विश्वास दिलाते हैं वे अपनी तरफ करने के लिए, उसको यकीन दिलाना कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है। उन्होंने बताया कि उनको ऐसा प्रेरित करना कि जो उनकी प्रक्रिया है जन्म की पर आधारित है। उसके बाद आता है जाति। जाति वर्ण केवल 4 थे। जो जाति में वर्ण थे वो कितने थे? 4। कौन कौन से थे? कोई एनी स्टूडेंट्स बताएगा? जाति में वर्ण कितने थे? 4। मैंने पहले ही बताया है आपको 4 वर्ण कौन से थे। ये समझ गए सभी विद्यार्थी? क्वेश्चन देखो नीचे भी डिफाइन कर दिया गया था। अब क्वेश्चन फिर पूछा जाता है कि जाति वर्ण केवल 4 थे, वहां जातियां बहुत सारी थी। वर्ण तो केवल 4 थे लेकिन जातियां क्या थी? बहुत अधिक थी। क्यों? कोई किसी कास्ट का था, कोई किसी कास्ट का था, कोई किसी जाति का था, जिन्हें वर्ण में समाहित नहीं किया जाता था, अर्थात जिन्हें इन चारों के अंदर शामिल नहीं किया जाता था, उनको किस में? जाति में डाल दिया जाता था। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है? अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है, कोई भी परिवार है जिनको इन चारों में शामिल नहीं किया जाता था समाहित, तो उसके बाद उसको किस में डाल दिया जाता था? जाति में, जाति के अंदर डाल दिया जाता था। कैसे? उदाहरण के लिए एग्जाम्पल क्या है? निषाद, स्वर्णकार। निषाद और स्वर्णकार, स्वर्णकार कौन होते हैं? आपको पता है, जो सोने की धातु बनाते हैं। ऐसे प्रकार की इन जातियों में डाल दिया जाता था। अगर वो 4 वर्ण में नहीं आते थे तो बेटा इनमें निषाद और स्वर्णकार। जातियां कर्म के अनुसार बनती गई। जो जातियां हैं उनके कर्म के अनुसार बनती गई। जैसे जैसे कर्म करते गए वैसे वैसे उनकी जातियां भी डेवलपमेंट होती गई। कुछ लोग दूसरी जीविका भी अपना लेते थे, अर्थात जो वहां पर दूसरे लोग थे वो क्या करते थे? आजीविका कमाने का दूसरा कुछ साधन भी ढूंढते थे। वो सोचते थे कि कहीं ना कहीं उन्होंने कार्य किया है, कुछ ना कुछ उन्होंने साधन अपना दूसरे, तो वो क्या करते थे? दूसरे आजीविका का भी अपना लेते थे। अब फिर देखा पार्ट 2 है चैप्टर 3 का, आपने पढ़ के लिया है। ये क्वेश्चन बताया था क्या माताएं महत्वपूर्ण थी? क्या थी? क्या माताएं महत्वपूर्ण थी? जैसे कल हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, फर्स्ट पार्ट में, कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, तो उसी की बात के बारे में एक बार रिपीट कर लिया गया है। ये अच्छे से आप पता भी लग गया होगा आपको। पढ़ते हैं, क्या माताएं महत्वपूर्ण थी बेटा? जी यस, ये माताएं बिल्कुल महत्वपूर्ण थी। ये 7 वाहन राजा थे। तो ये क्या करते थे? क्या होता था उस समय में, जब उनकी पत्नी, उनकी शादी होती थी किसी भी स्त्री की, तो उनको पिता का गोत्र नहीं बल्कि उनके पिता का गोत्र दिया जाता था, इसलिए माताएं महत्वपूर्ण थी। उसके बाद पूछा उसने इसके 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो ब्राह्मण है सबसे ऊंचा दर्जा ब्राह्मणों का दिया जाता है, उसके बाद क्षत्रिय का, उसके बाद वैश्य का और उसके बाद शूद्र जाति का। तो उसके बाद क्या होता है? जो ब्राह्मण है
ब्राह्मण इसे दैवीय अवस्था बताते थे। क्यों? वो इनके कार्य में भी विभाजित थे। क्यों थे? जो ये चारों की चार कैटेगरी थी, इनके इन्होंने अपने कार्य को बांटा हुआ था। उनके कार्य क्या क्या थे हमने पढ़ा। ब्राह्मण का कार्य अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा, यज्ञ कराना, दान लेना और देना। और क्षेत्रीय कार्य युद्ध लड़ना, वेद पढ़ना, यज्ञ कराना, न्याय करना, दान देना, दक्षिणा देना, ये सारे के सारे क्षेत्रीय के थे। और वैश्य में क्या था? खेती करना, पशुपालन और व्यापार, ये सारे के सारे कार्य किस में आते थे बेटा? वैश्य में। उसके बाद आता है शूद्र। शूद्र होता था एक निचला दर्जा। क्या होता था? निचला दर्जा, बिल्कुल नीचे कैटेगरी। उनको क्या करना पड़ता है? शूद्र को इन तीनों की सेवा करनी होती थी, जैसा कि आपको बताया भी गया है। इसको आप रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि आप इसको अच्छे से समझ भी लें। अगर कोई प्रॉब्लम होती है फिर भी मुझे डिस्कस करें आप कि इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियां अपनाई। वर्ण व्यवस्था क्या थी? उन्होंने कौन सी 2-3 नीतियां अपनाई? ये तीनों की तीनों क्या है बेटा? ये 3 नीतियां हैं उसकी। कौन सी थी? 3 नीतियां अपनाई। कौन कौन सी थी? उसने क्या कहा? वर्ण व्यवस्था ईश्वर देन है। उसने क्या कहा? वर्ण की जो व्यवस्था ईश्वर की देन है। और दूसरा क्या था? शासकों को प्रेरित करना और वर्ण व्यवस्था लागू कराए। ये तीनों की तीनों नीतियां अपनाई और जनता को यकीन दिलाना क्या कि जो उनकी प्रतिष्ठा है वो किस पर आधारित है? वो जन्म पर आधारित है। उसके बाद आता है जाति। जाति में वर्ण कितने हैं बेटा? 4, लेकिन जातियां बहुत अधिक थी। वर्ण तो 4 थे, जातियां अधिक थी। जिन्हें वर्ण में समाहित, और जिन जातियों को वर्ण में समाहित नहीं किया जाता था तो उनको और किसी अलग जाति में डाल दिया जाता था, जैसे कि निषाद जाति और स्वर्णकार। स्वर्णकार का पता है आपको? उसके बाद क्या था? जातियां कर्म के अनुसार बनती गई। कुछ लोग दूसरे जीविका पे भी अपना लेते थे, अर्थात सभी को अपनी इनकम चाहिए, कुछ ना कुछ साधन सोर्सेस ढूंढते हैं, और वो भी क्या करते थे? कुछ ना कुछ जीविका कमाने के कुछ ना कुछ दूसरे सोर्सेज भी ढूंढते थे बेटा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।